प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रहा होगा। तो भैया आपके बीच आज हाजिर हैं मैथ का तीसरा सेट लेकर। वो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो ग्रेड लेवल का एग्जाम हुआ था 47 शिफ्ट में। वो पूछा गया था 5 जून 2025 शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन लेकर, है ना। मैथ का सबसे खतरनाक कंसेप्ट के साथ हाजिर है। ये पहला क्वेश्चन आपके बीच में उत्तर देने का प्रयास करेगा। इसको तो सारे विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन फंसने का बहुत सा विद्यार्थी को डर होगा कैलकुलेशन में, है ना। तो इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा गया है भैया? तो कहता है मीन यानी कि माध्य निकाल दो। माध्य का फॉर्मूला ए टू जेड विद्यार्थी जानता है। क्या जानता है भैया? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा का एफ, ये तो सब जानते हैं। यानी कि ब्रह्मांडता और चर का गुणनफल का योग में ब्रह्मांडता का योग से भागा दोगे, माध्य निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों को गुना करोगे, ये दोनों को गुना, इस सबका गुना करके जोड़ोगे तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो क्या करोगे इसको बनाने के लिए दोस्त? तो कुछ नहीं करना, आप इसको क्या इकाई अंक पे काम किया जा सकता है। यानी ये दोनों को गुना करोगे तो गुणनफल जो आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा? 9×27 यानी कि 7 आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं? उसी ढंग से प्लस करोगे, ये दोनों को गुना करोगे तो इसका अंतिम अंक 2 आने वाला है। 6×2 12 यानी कि 2 आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो, ये दोनों गुना करोगे तो अंतिम में क्या आने वाला भैया? तो 0 आने वाला है। उसी ढंग से आगे बढ़ोगे तो ये दोनों गुना करोगे, जो भी संख्या आएगा उसका अंतिम में 9×7=63 यानी कि 3 आने वाला है। इस ढंग से यहाँ पे गुना करोगे तो जो भी संख्या उसका अंत में 0 आने वाला है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो, ब्रह्मांडता का योग निकालोगे तो सिर्फ इकाई अंक निकालो ना। तो 3×2 5, 9×5 14 यानी कि 4, 4×7 11 यानी कि 1, 1 0 1। क्या आएगा भैया? 1 आएगा। इसको हल करोगे तो 7×2 9, 3 12 यानी कि अंतिम अंक 2। इसका क्या आएगा भैया? 1। अब आप ही बताओ कि ये 1 में कितना से गुना करा जाए, है ना। यानी ई वाला को इसे जब काटोगे तो जो संख्या आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा? क्या तुम नहीं बता सकते हो? कहोगे सर 1 है ऊपर 2 है, यानी कि अंतिम अंक इसका 2 होना चाहिए, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी जो भी इसको काटने के बाद संख्या आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा? 2 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 2 वाला ऑप्शन में देखो तो ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ये आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये ढंग से इसको उड़ा सकता था, है ना। ऐसे और भी आपके पास तरीका है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो आपके पास अगर वक्त है तो। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसको देखने का हम प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहीं ना कहीं हाउस ऑफ पाइप का क्वेश्चन है, जो आपको मैथ का पहला सेट में भी क्वेश्चन आ चुका था। नहीं, इसी शिफ्ट में कहता है दो पाइप ए और बी। लो भैया, ए है ए और भैया ए आपका है बी पाइप। 7800 लीटर की टंकी को, कितना का भैया? 7800 लीटर का टंकी है। 7800 लीटर का टंकी है को भरने में क्रमशः 12 घंटा और 10 घंटा लेता है। यानी ये 12 घंटा में भर देता है और ये भैया 10 घंटा में भर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो 8800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा? कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन अलग नहीं है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन दिया है, बहुत सा विद्यार्थी लखड़ा जाएगा। ये भी क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में हम बताए हैं। क्या करना है? तो अपने स्तर से जैसे बनाता था उसी ढंग से बनाओ। 12 10 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा भैया? तो 60 काम। टोटल काम कितना हो गया? तो कह देंगे 60। बस ये ऐसे निकालो ना, इफिशिएंसी निकालोगे क्या आएगा भैया? तो 12 25 60, 10 का 60 ये आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान थोड़ा सा देना है कि यहाँ पे कुल काम 60 आपने निकाला, लेकिन यहाँ पे था 7800 लीटर कुल काम, है ना। तो कहीं ना कहीं 7800 लीटर को ही तुमने कहा है 60 काम। आपको भरना कितना है? 8800 लीटर। तो बता दो ना कि 8800 लीटर का इक्वल कितना काम का होगा? समझ रहे बात को? तुमने क्या किया कि 7800 लीटर को माना 60 काम, तो 8800 लीटर भरना है तो 8800 लीटर कितना काम के इक्वल होगा? तो कहोगे भैया कि 60 बटा 7800 और गुना का हो जाएगा 8800। बस इतना काम के बराबर होगा। यानी ए दो शून्य से ए दो शून्य कट जाएगा। यानी अब आपका उत्तर तो आराम से निकल जाएगा। कहता है कि पूरे काम को यानी कि 8800 लीटर को कि भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो 1 घंटा में भरेगा 6 और 5 11। कितना भरेगा? 11। भरना कितना है आपको? इतना। भरना कितना है? 8800 लीटर, यानी कि कितना काम? इतना काम। तो इतना भागा इतना कर दो, कितना टाइम लगने वाला है? कहोगे 60 गुना 88 बटा 78, है ना। भागा किसे देना होगा? 11 से। गुना 11, क्यों? क्योंकि 1 घंटा में 11 काम, तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा? तो इतना भागा 11। अब इसको काटोगे भैया तो 8 बार में काटा जाएगा, है ना। और ये भी कटेगा, 63 का 78 कटेगा क्या? कहोगे जी ये आ गया 10, यानी 80 बटा 13 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। क्या कोई ऑप्शन में है तो टिकआउट मार दो और नहीं है तो हरे कृष्णा हरे राम जप लो। आगे बढ़े
इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ऐसा सेम क्वेश्चन मैथ सेट 2 में मैंने बताया है तरीका। यहाँ पे ज्यादा डीप हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ हम समझा देते हैं कैसे शॉर्ट में इसको बनाया जाता है ना। यहाँ पे गौर करिएगा, कहता है कि टैक्सी स्टैंड से दो कैब्स 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 29 मिनट के अंतराल पे खुलती है। एक आदमी जो विपरीत दिशा में आ रहा है वह 12 मिनट के अंतराल पर कैब से मिलता है, तो उस आदमी की गति क्या होगा। देखो हल्का सा समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आवे तो हम मैथ सेट 2 देख लेना, उसमें बहुत बारीकी से समझाए हैं। यहाँ पे गौर करो, ये हमारा टैक्सी है ना, ये टैक्सी यहाँ से खुली और कितना मिनट चला, तो 29 मिनट। 29 मिनट चला होगा तो यहाँ पहुंच गया होगा, तब जाकर यहाँ से एक टैक्सी और खुला होगा, है ना। फिर ये टैक्सी यहाँ पे पहुंच गया होगा 29 मिनट चलकर, यानी 29 मिनट ये चल रहा है, 29 मिनट चल रहा है, तब दूसरा टैक्सी खुल रहा है, ये भी 29 मिनट चल रहा है, तब दूसरा टैक्सी खुल रहा है। ये इसका कहने का मतलब है। अब आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन में, गौर से समझना। यहाँ पे कहता है एक आदमी जो विपरीत दिशा से आ रहा है वह 12 मिनट के अंतराल पर ये टैक्सी से मिलती है, कैब से मिलती है। सोचो अगर बाई चांस व्यक्ति पहली बार यहाँ पे मिला, इधर की ओर आ रहा है ना, इधर की ओर जा रहा है, यहाँ पे मिला, तो जब यहाँ पे मिला तो स्वाभाविक है 12 मिनट के अंतराल पर दूसरा कैब से मिलेगा, यानी यहां से यहां ये पहुंचा होगा 12 मिनट, 12 मिनट में, 12 मिनट में यहां से यहां पहुंचा होगा, है ना। यहाँ पे ये टैक्सी भी तो इधर क्यों चल रहा है, ये टैक्सी भी यहां से चलकर यहाँ पे आ गया होगा और यहाँ पे दोनों मिलन किया होगा, मिला होगा। बात आ रही है समझ में, यानी ये टैक्सी भी 12 मिनट यहां से चला होगा तो यहाँ पे पहुंचा होगा और यहाँ पे क्या होगा, मिला होगा। अब थोड़ा सा यहीं पे आपका ट्विस्ट है, करना क्या है कि यहां से यहां का जो दूरी हुआ ये तय कर रहा है व्यक्ति 12 मिनट में और टैक्सी तय कर रहा है 29 माइनस 12 यानी कि 7, यानी कि 17 मिनट में। कितना है भैया, 17 मिनट में। बस यहीं पे हो गया, यानी कि टैक्सी 17 मिनट में जितना दूरी तय करता है उतना ही दूरी व्यक्ति 12 मिनट में तय करता है। इसको ऐसे कह सकते हो कि 12 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय दूरी, व्यक्ति द्वारा जो तय दूरी होगा ना वही तय दूरी होगा 17 मिनट में, 17 मिनट में कैब्स द्वारा तय दूरी के। बस ये बात अगर समझ में आ गया तो आराम से निकाल लोगे। अब यहां से हम बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ये आदमी की गति पूछ रहा है, आदमी की चाल को अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तुम मान लेते हो तो 12 मिनट में आदमी कितना चलेगा भैया, तो चाल गुना समय यानी कि 1 गुना 12। ठीक है भैया, उसी ढंग से व्यक्ति टैक्सी का चाल यहाँ पे 54 दे रखा है, तो 17 मिनट में टैक्सी कितना चला होगा, कहोगे चाल गुना समय यानी कि 54 गुना 17, 54 गुना क्या हो जाएगा भैया, कहोगे 17। चूंकि दोनों समय मिनट में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अब एक्स का मान निकाल लोगे, कहोगे जी निकाल लेंगे। यहाँ पे कहेंगे है ना 2 छक्का 12 और 9 छक्का 54, 57 53 से 153/2 यानी कि 7 दूनी 14 इतना आ जाएगा। 76.5 जो ऑप्शन सी में है ना। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, जो तुम पढ़ा होगा, आपके सर पढ़ाए होंगे। ऐसे तो मेरी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि एक स्थान पे ध्वनि हो रही है, आवाज हो रही है, बम फट रहा है, कोई व्यक्ति जो आवाज की ओर आ रहा है, ध्वनि की ओर इधर ही आ रहा है, वह इससे इतना मिनट के अंतर पर मिलता है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ये है। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाकर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कहता है यदि किसी पलंग का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य की 2 गुना है और लाभ प्रतिशत प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। देखो यहाँ पे बहुत मजे में क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि विक्रय मूल्य जो है ना पहलका विक्रय मूल्य का 2 गुना है। पहलका विक्रय मूल्य अगर भैया एसपी है तो अब जो विक्रय मूल्य है ना वो कितना है, 2 एसपी है। आई बात समझ में या नहीं आई इस बात समझ में। कहता है कि विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी पहले का विक्रय मूल्य अगर x है तो अब वाला विक्रय मूल्य 2x है। हम x ना मार के विक्रय मूल्य sp ही मान लिए। इसको कोई दिक्कत है आपको तो आप बोल ना दो, आपत्ति है तो बता दो। तो पहले का विक्रय मूल्य अगर sp है तो अब वाला विक्रय मूल्य इसका 2 गुना यानी कि 2sp है। यहाँ पे बोलता है कि लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है, यानी लाभ के बारे में बोला कि पहले का लाभ अगर p है, प्रॉफिट मींस p, पहले का लाभ अगर p है तो अब
वाला लाभ क्या है 10 गुना यानी कि 10p है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? एक चीज आपको हर वक्त हम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बताते हैं कि विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है ना, अंतर जो होता है ना, वो लाभ के अंतर के इक्वल होता है, लाभ के अंतर के इक्वल होता है। ये बात को लिख लेना अपने डिक्शनरी में, दिमाग के डिक्शनरी में। विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वो लाभ के अंतर के इक्वल होता है। बताओ तो ये विक्रय मूल्य का अंतर, पहले का विक्रय मूल्य ये है, अब वाला विक्रय मूल्य ये है, तो इसका अंतर कितना हुआ? तो 2sp माइनस sp यानी कि sp हुआ विक्रय मूल्य का अंतर। बराबर किसका होगा? लाभ के अंतर के। लाभ का अंतर कितना हुआ दोस्त? तो 10p माइनस p यानी कि 9p होगा, है ना। यानी कि अगर इससे निकालोगे sp और p का अनुपात, कहोगे 9:1। विक्रय मूल्य लाभ का अनुपात हो जाएगा 9:1। अगर 9 में बेचा 1 का फायदा तो भैया क्रय मूल्य भी तो निकल जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। आपको और क्या चाहिए, है ना। क्रय मूल्य 8, लाभ 1, विक्रय मूल्य 9, जो भी निकालना है निकालना दो। आपको निकालना है दोस्त यहाँ पे प्रतिशत का लाभ। प्रतिशत लाभ कितना का हुआ? तो कहोगे भैया लाभ हो रहा है 1 रुपया का, लाभ हो रहा है यहाँ पे 1 रुपया का, और क्रय मूल्य है 8, तो 1/8 गुना 100% का लाभ हुआ। काटोगे 2 चौ 8, 25 चौ 100 यानी 12.5% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में है। क्या मजा आया? चलिए भैया एक क्वेश्चन भी तो हम बता ही चुके हैं, मैथ का सेट 1 में या 2 में क्वेश्चन सेम आया है, सिर्फ डाटा बदला हुआ है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है, उनके लासा मासा गुणनफल 102 है, तो लासा और मासा का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग जानते हैं ना, लासा का व्युत्क्रम होगा 1 बटा लासा, मासा का व्युत्क्रम होगा 1 बटा मासा, ये ना होगा। इसका योग निकालोगे तो दोनों का एलसीएम लोगे, एल एच यहाँ पे एल प्लस एच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं लासा मासा का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है 102, तो 102 तो भैया नीचे आने वाला है। ऊपर में क्या आएगा हमें अभी पता नहीं, लेकिन एक नजर पहले ऑप्शन पे डाल लेते हैं। 102 किसी के हर में आपको दिखाई दे रहा है? जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा? कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन से काम नहीं बनता तो क्या करते भैया? तो बनाने का तरीका भी होनी चाहिए। देखो बनाने का तरीका भी बहुत आसान यहाँ पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। वैल्यू क्या दिया हुआ है ना, पहले अनुपातिक एक का मान निकालो। वैल्यू का दिया हुआ है तो लासा मासा का गुणनफल 102, ये वैल्यू को ऊपर लिखो, इसी का अनुपातिक मान को नीचे लिखो, अनुपातिक मान का, यानी ये अनुपात में संख्या है, संख्या का अनुपात है, इसका लासा निकालोगे, लासा मासा का गुणन, लासा निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे इसका लासा सब निकालेंगे ना, इसका लासा निकालेंगे तो 102 आएगा, आएगा कि नहीं? और इसका मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो भैया 1 आएगा, आएगा ना। तो हमको लासा मासा गुणनफल दिया हुआ है, तो ये दोनों गुणनफल कितना होगा? तो 102 गुना 1 यानी कि 102 ही होने वाला है। ऐसी का वर्गमूल निकालते हो वही अनुपातिक 1 का मान दे देता है, यानी अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया भैया? तो 1 आ गया। हमें क्या चाहिए? तो हमें लासा मासा का योग चाहिए, तो लासा मासा का योग कितना हो जाएगा? तो 102 और 1 103 हो जाएगा, तो 103 का मान निकालोगे तो 1 का वैल्यू 1, तो 103 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा, यानी लासा मासा का योग हो जाएगा, योग निकला ये भैया, योग निकला, लासा मासा का योग कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा, है ना। योग है तो हमें लिखना था लासा मासा का, तो यहाँ पे 103 डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 103/102, जो ऑप्शन सी में है। खैर ये बनाने का तरीका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ये हमारा स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे दोस्त तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और थोड़ा सा भटकोगे ना तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे क्या कहता है? 41/64 है, दूसरा कौन है? 50/59 है, तीसरा कौन है? 26/90 है, अगला कौन है? 40/70 है। हमसे बोला कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। हमें एक नजर में दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कहीं ना कहीं भैया तो ये वाला है, बस उत्तर हो गया। कहो कैसे? तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसका फासला की बात करें, अब देखो तो 1 मिनट के खातिर अगर हम कहें 5/10 है ना, तो कहोगे सर ये इसका डबल है, यानी ये वाला इसका क्या है? आधा है ना। अगर उस हिसाब से तुम यहाँ पे देखते हो तब यहाँ पे कहोगे कि इसका भैया ये दुगना से थोड़ा सा कम है, या ऊपर की ओर देखते हो कहोगे आधा से, इसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ देखो भैया इसका आधा से बहुत कम है, ये तो बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखो तो इसका आधा 35 होता है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ देखो तो आधा
आधा क्या करोगे भैया, ये तो लगभग वही संख्या है। तो सबसे बड़ा मान कौन होगा, तो 50/59 होगा। बस अनुमान से निकाल लोगे, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। बनाने का लिए भिन्न को तुलना करने का तरीका तो बहुत है, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, ये दोनों का निकाल के भी बना सकते हो, या फिर बना सकते हो क्रॉस मतलब 3 से गुना करके भी इसको चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चेक करना अनुमान से आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखने से ही पता चल रहा है कि इसका लगभग ये आधा है, लगभग ये आधा है, लगभग ये आधा है, यानी कि 0.5 से, है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, सब थोड़ा सा ज्यादा है। ये वाला देखो तो आधा से ज्यादा है, ये तो लगता है कि 3/4 से भी ज्यादा है ना, यानी 0.75 से भी ये क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को। तो बस इसके आधार पे सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर अपने स्तर से एक बार दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो ऊपर कर दे थोड़ा सा इसको, हाँ ऊपर कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए बताने का। यहाँ पे गौर करिएगा, ज्यामिति क्वेश्चन ए बी सी डी के समानांतर है। हाँ भैया, ए हमारा ए बी हो गया, लो ए बी हो गया, और ए हमारा सी डी हो गया, लो भैया ए हमारा सी डी हो गया। आगे बोलता है कि ए के ट्रांसवर्स मतलब तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर काटा है, यानी एक तिर्यक रेखा है जो इसको ई और एफ पर भैया काट रहा है, पी क्यू तिर्यक रेखा का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ो। और कोण पीईबी, पीईबी 59 डिग्री, पीईबी यानी ए वाला कोण दे रखा है 59 डिग्री। आगे बढ़ो, जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु कौन है भैया, तो कह दो जी है। ठीक, जी है, जिससे बीईजी 50 डिग्री, बीईजी यानी इसको भी मिलाओ, बीईजी ए वाला कितना हो जाता है भैया, 50 डिग्री। और जी एफ ई, जी एफ ई यानी इसको मिलाओ, जी एफ ई ए वाला एंगल हो जाता है 33 डिग्री। तो बताओ कि ई जी एफ का मान क्या होगा, ई जी एफ यानी ए वाला एंगल का मान आपसे पूछ रहा है, क्या नहीं निकाल लोगे। सबसे पहले बताओ कि ये पूरा कोण रेखिक का कोण है, इसका योग 180 होना चाहिए। तो अगर तुम 180 में से, है ना, ए दोनों को जोड़ के घटा दो, यानी 109 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 71 डिग्री। ए वाला कोण 71 होगा, क्या कहोगे जी, ए वाला कोण 71 होगा या नहीं होगा, देखो तो वहां पे। अब जब त्रिभुज के तीनों कोण की बात किया जाए, त्रिभुज के तीनों कोण की बात किया जाए तो 180 होता है, तो 180 में भैया ये दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो एक को निकल जाएगा ना, कहेंगे जी। तो 3 1 हो गया ये 4, 7 3 ये हो गया 10, यानी आ जाएगा आपको 76 डिग्री। है कोई ऑप्शन में, कहोगे 76, हाँ भैया ए में है, ये आपका सही उत्तर होगा। अरे भैया आप लोग इतना गौण क्यों हो, थोड़ा सा, है ना, मुस्कुराओ, मुस्कुराने से, है ना, थोड़ा सा हमें भी बढ़िया लगेगा। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को कहता है कौन सा संख्या 7 से विभाज्य है, लो भैया ये तो बहुत आसान बच्चा वाला क्वेश्चन है, बता दें क्या, है ना, ये तो होगा नहीं, बरसते 84 होता है। 7 से यहाँ पे चेक करो तो 7 बरसते 84, 3 34 नहीं कटेगा 7 से, यहाँ बरसते 84, 3 5 35, हाँ कट जाएगा, ये हो गया। आगे चेक क्या करोगे, 7 से विभाज्य तो मिल ही गया हमको, तो आगे चेक करने की क्या आवश्यकता। चलिए भैया, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, नाव और धारा का क्वेश्चन है, नहीं चलो इसको देखते हैं कैसे बनाओगे। ऊपर कर ले थोड़ा सा, हाँ भैया ऊपर कर लेते हैं। कहता नाव को धारा का विरुद्ध 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 51 मिनट का समय लगता है। अब बताओ तो धारा का विरुद्ध चाल क्या होगा, तो सबको पता है कि x माइनस वाई, है ना, ये क्या हो गया, धारा का विरुद्ध चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी है 10.2, तो दूरी हो गया 10.2, अब बटा समय यानी 51 मिनट, 51 क्या है, मिनट, मिनट को घंटा बदलोगे तो बटा 60 करना होगा, तो चला जाएगा कहीं ना कहीं ऊपर, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दशमलव भैया ये शून्य से हटा जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार में ये कट रह भी रहा है, नहीं, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया दोस्त, कहोगे धारा का विरुद्ध चाल। एक्स वाई जानता है ना, एक्स होता है भैया नाव का चाल, और वाई होता है किसका, धारा का चाल। ये जिंदगी भर के लिए हम इसको फिक्स मान लिए हैं, है ना। एक्स चाल होगा नाव का, वाई चाल होगा धारा का, तो धारा का विपरीत चाल होगा एक्स माइनस वाई, और धारा का दिशा में चाल होगा एक्स प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं, नाव और धारा के गति का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 7:6, यानी चाल का अनुपात, यानी कि x/y यहाँ पे लिख देते हैं, x/y दे रखा है कितना, 7:6। तो इससे क्या x प्लस वाई निकल जाएगा, कहोगे जी।
अगर x प्लस y आपको निकालना होगा, यानी धारा का दिशा में चाल निकालना होगा, तो क्या निकाल लोगे? कहेंगे जी। कहो कैसे? तो देखो x माइनस y का मान 12 है, यानी कि 7 में से गया अनुपातिक 1, यहाँ लिख दें। अनुपातिक 1 का मान क्या दे रखा है भैया? अनुपातिक 1 का मान क्या दे रखा है? 12। तो भैया धारा का दिशा में चाल होगा 713, तो 13 का मान क्या होगा? कहोगे 12 गुना 13 होगा, है ना? क्या होगा? ये 12 गुना 13 होगा। ये बात से सहमत हो? यानी कि धारा का दिशा में चाल ये हो जाएगा। खैर ये तो अनवेरा मैंने कर दिया। आगे की कहानी पढ़ते हैं। न पूछता क्या है? नाव को 17.7 किलोमीटर धारा का विरुद्ध तथा 66.3 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में कुल कितना समय लगने वाला है? चलो भैया निकाल दो समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो धारा का विरुद्ध जा रहा है 17.7 किलोमीटर, दूरी हो गया 17.7 किलोमीटर, धारा का विरुद्ध है, तो धारा का विरुद्ध चाल कितना है? तो 12, इतना बटा क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि समय बड़ा दूरी बटा चाल होता है। प्लस धारा का दिशा में भी चल रहा है, कितना दूरी? कहोगे 66.3 किलोमीटर, और धारा का दिशा में चाल कितना निकाला है? कहोगे 12 गुना 13, ये मेरा चाल है। क्लियर है? इसको हल कर दोगे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। हल कैसे करोगे? यहाँ पे ध्यान दो। तो 3 से पहले काट देते हैं, 4 तिया 12, 3 से काटोगे यहाँ पे तो कहोगे 5 तिया 15, 9 तिया 27, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 से कट रहा है, 4 तिया 12, 3 से काटोगे 22 तिया 66, 22.1, है ना? ये भैया ये लगता है 13 से कटेगा क्या? देखो तो कहोगे 13 से काट के देखते हैं, तो एक मर्तबे 13, 9 91, 63 91, यानी 7, इतना कट गया। अब इसको हल करोगे, एलसीएम हो जाएगा दोनों का 4, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि सेम बेस रूल, हर समान है। तो 9 और 7 16 के 6 बाकी 1, 6 1 7, इतना आ गया। इसको काटोगे आ जाएगा 1.9, यानी आपका उत्तर आ जाएगा सी। हमें लगता है ना? ये बात भी आप समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत है भाई तो कमेंट्स करके जरूर बता देना, है ना? इतना उदास मत रहा करो, है ना? आगे देखो तो ये क्वेश्चन को क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन को देखो तो कहता है एक वस्तु 1300 रुपया में खरीदी गई। हाँ भैया, इसकी कीमत को 35% बढ़ा दिया गया, फिर इस अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचा गया, तो लेन देन पर प्रतिशत लाभ क्या हुआ? कितना आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ तो ए बी फॉर्म लगाओ तो मिनटों में, आपका सेकंडों में सॉरी, उत्तर निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझो। 1300 रुपया में खरीदा गया, इसकी कीमत को 35%, ध्यान से समझना, इसका कीमत भैया अगर 100 होगा तो पहले इस पे 35% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया है, ये कह रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या निकल जाएगा भैया? हमारा अंकित मूल्य 135 निकल जाएगा। फिर आगे बोलता है कि फिर अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देकर बेच देता है, यानी इस पर 20% का भैया यहाँ पे क्या किया? डिस्काउंट है, इसको क्या किया? यहाँ पे बेच दिया, यानी 135 का सामान 80% पर बेच दिया, 80/100 इतना बेच दिया, है ना? तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दिया होता, आप थोड़ा सा ध्यान दिया होता, तो जो भी मूल्य था उसमें पहले 35% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का कमी हुआ। ये वृद्धि कमी होने के बाद, यानी 2 बार परिवर्तन होने के बाद मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ? वही तो लाभ और प्रतिशत हुआ। यानी हमें प्रतिशत लाभ निकालना है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, हमें ए बी फॉर्मूला लगा देना होता, आपका उत्तर निकल जाता, है ना? पहले 35% की वृद्धि हुआ तो प्लस 35, फिर 20% की कमी, डिस्काउंट दिया, है ना? तो -20 प्लस माइनस माइनस, 35 गुना 20 कितना होगा? 700/100, यानी कि 7। आपका उत्तर आ जाएगा 8%, है ना? यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इतना ही में आपका उत्तर निकल गया होता अगर आप बढ़िया से इसको देखे होते तो। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी को ये दिमाग काम क्लिक नहीं कर सकता है एग्जाम हॉल में, ये भी क्लिक कर सकता है। ऐसा क्लिक करता तब भी आप बना सकता था। कैसे बनाता है? यहाँ पे ध्यान दो, हम बता रहे हैं आपको। ये शून्य से भैया ये शून्य कटेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे ये कट जाएगा, है ना? 5 दूनी 10, 7, इतना। यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाभ पूछा है, लाभ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर देखा जाता है। यानी 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 7 28 के 8 बाकी 2, 4 दूनी 8 108 रुपया। हमें लाभ कितना का हुआ? तो कहोगे 100 का सामान 108 में बेचा, यानी 8% का लाभ हुआ। 8% क्यों भैया? क्योंकि 100 में लाभ हो रहा है, 100 में जो कुछ होता है उसको तो प्रतिशत तो हम कहते हैं, है ना? तो ऐसे भी बना सकता था तुम, आपको बनाने का तरीका ए भी हो सकता था, आपका बनाने का तरीका ए भी हो सकता था। जो भी आपका तरीका हाथ आ जाए एग्जाम में, उससे धर के लगा दो बस, और क्या। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ए वाला को। ये क्वेश्चन कहता है सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में, है ना, 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर क्या है? देखो, अगर 100 रुपया आपका
अमाउंट मूलधन है, तो कहता है ये क्वेश्चन कि 5 वर्ष में यह जो है धन बढ़कर 2 गुना यानी कि 200 रुपया हो जाता है। तो भैया दर हमको बता दो। आप सिंपल सा फंडा अपनावो, है ना। अगर यहाँ पे एसआई निकालने की बात हो तो 100 रुपया आपका मूलधन था, 200 रुपया हो गया, यानी कितना बढ़ा 100, यानी कि ब्याज कितना हो गया, तो 100 रुपया हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमसे क्या पूछा है, कहोगे सर हमसे दर पूछा है। दर क्या होता है, तो दर होता है 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज होता है। अब देखो तो 100 रुपये का ब्याज होता है, तो 100 रुपया का ब्याज तो तुम निकाल ही चुका है, आपको सिर्फ 1 वर्ष का निकालना है ना। 1 वर्ष का निकाल लोगे आपका दर निकल जाएगा। तो भैया ये 5 वर्ष का ब्याज है 100 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ 20 रुपया, है ना, यानी कि 20% दर हो गया। अरे भैया 5 वर्ष का ब्याज है 100 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 100 भागा 5 यानी कि 20, है ना, यही आपका दर हो गया 20%। आई बात समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखकर संतोष करो। और क्या कर सकते हो भैया, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी देखो लगा देते हैं हम, है ना। पहले शॉर्ट की कोष्ट की क्रिया करोगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 5 13 है, तो 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा भैया, तो 2 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 7 7 14 है, 14 में से 2 जाएगा, 12 बच जाएगा। 8/4 गुना 12 करोगे दोस्त, तो ये आ जाएगा कितना, तो 3 यानी कि 24 आ जाएगा। अब 144 में 24 से भागा दोगे, कितना आ जाएगा, तुम खुद सोचो, क्या 6 आएगा, क्या कहोगे जी 6 आएगा। आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। बस यही क्वेश्चन करना था। तो याद रखना, है ना, एग्जाम में सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, आसान इतना क्वेश्चन होता है जितना में आपको रिजल्ट हो सकती है, अगर उतना को तुम सही बना के आते हो तब। यहाँ पे कहता है एक लंबवत क्षण, है ना, एक क्षण है लंबवत यानी कि खड़ा, उसकी छाया, छाया जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, है ना, ये इसकी छाया बन रहा है दोस्त। आइए आपका लंबवत क्या है, क्षण है। छाया का अनुपात 2 अनुपात √12 है, यानी ये भैया 2 है तो ये √12 है, ये कह रहा है, ये कितना है, √12 है। तो सूर्य की ऊंचाई का कोण ज्ञात करें। सूर्य की ऊंचाई का कोण यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है ना। यहाँ पे सूर्य है तो इसका कोण पूछ रहा है आपसे, ये निकालना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे दोस्त यहाँ पे, है ना, तो ये 2 है, ये √12 है। √12 का मतलब क्या हो गया, 4 तिया 12, यानी कि 2 √3 हो गया। अगर ये दोनों का रेशियो निकालोगे, यानी कि 2/2√3 करोगे ना, तो आपका आ जाएगा 1/√3, यानी यह वाला मान 1 हुआ तो ये वाला मान कितना होगा, √3 होगा। ऐसा तुम कह सकते हो। और आपको पता है कंडीशन समकोण त्रिभुज में कि अगर ये 1 होता है, √3 होता है, तो ये वाला मान 2 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। 1 के सामने वाला जो एंगल होता है ना, वो 30 डिग्री होता है। √3 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 60 होता है। ये 2 के सामने कितना होता है, 90 होता है। बस यही तो था, यही कौन तो आपसे पूछ रहा था 30 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। छोटा भुजा के सामने का कौन छोटा, बड़ा भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है। आई बात समझ में? तो कहो जी। नहीं आया तो कहो, क्या कहोगे, हम भी भूल गए। चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन यहाँ पे कि x - 1/x/10, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालने का बहुत सा तरीका आपके पास है। फार्मूला भी आप जानते होंगे कि n क्यूब माइनस 3n, सॉरी प्लस 3n होता है, प्लस 3n, है ना। माइनस निकाल रहा था यहाँ प्लस, और प्लस निकाल रहा था यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, n का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 10, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 प्लस, है ना, 3 गुना 10 यानी कि 30, यानी कि 1030 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। कोई ऑप्शन में है तो टिक आउट मार दो, यानी कि बी में है तो मैंने तो पहले ही मार दिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्या कहता है भाई, तो एक रसोईया प्रति माह 8400 रुपया कमाता है और वह अपनी आय का 60% खर्च करता है दोस्त, यानी कि 40% बचाता है, तो वह 1/4 वर्ष में कितनी बचत करेगा। सबसे पहले ये बताओ कि प्रति माह उसका बचत कितना हुआ। कहोगे 8400 रुपया कमाता है और 60% खर्च कर देता है, यानी इसका 40% क्या करता है भैया, वो बचाता है। 1 माह का बचत ये हुआ। हमसे क्या पूछा कि 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 12 महीने का 1/4 भाग में कितना वो बचाता है, यही मेरा उत्तर होगा। आ गई बात समझ में? 1 महीना में इतना बचाया, तो 1 वर्ष का यानी कि 12 महीने का 1/4 में कितना बचाएगा, 12 का 1/4 मैंने कर दिया। हल करोगे यहाँ पर दोस्त, ये आ जाएगा 3 बार में, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, गुना करोगे 4 तिया 12,
है ना, एगो जीरो तो बच जाएगा, एगो जीरो अंत में आएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 48 के 8, अंत में 80 आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है ना। आगे गुना करना भी आसान है, लेकिन हम सिर्फ अंतिम 2 डिजिट से ही उत्तर निकाल लेंगे। अगर निकल जाता है तो आगे कैलकुलेशन करके अपना समय नष्ट क्यों करना, है ना। इतना हम लोग का बेकार समय होता है, उसको कीमती में क्यों नष्ट करना, है ना। आगे देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को, ये वाला क्या कहता है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत डाटा भी आसान है। 1331 किसका घन होता है, तो कहोगे सर 11 का, है ना, 11 का, यानी इसका घनमूल क्या होगा, कहोगे 11। इसका चौथा मूल यानी 4 गो में एगो निकालना है, 1 2 3 4 गो में से एगो निकालोगे तो एगो निकल जाएगा, शून्य खाली, गुना हो जाएगा 5/33। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ भैया, 30, काटोगे तो 11 तिया 33, 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में है। आगे बढ़ जाते हैं सीधे, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा समय नष्ट मत करो। कहता है 17 अक्षत ने इतना रुपया की राशि को 1 वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक संयोजन के साथ निवेश किया, तो उसे प्राप्त कुल राशि का होगा। ध्यान से समझना, ये यहाँ पे कह रहा है कि 9,625 रुपया को, है ना, राशि को 1 वर्ष के लिए, कितना के लिए भैया, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, है ना। अगर ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, जो ही अर्धवार्षिक की बात आया दोस्त, आपको पता होना चाहिए ये तो वार्षिक होगा तो ये होगा ना, लेकिन अगर अर्धवार्षिक यानी कि अगर समाही होगा तो दर में 2 से भागा देते हो और समय में 2 से गुना करते हो, यही होता है ना, है ना। निवेश किया तो उसे कुल राशि यानी कि अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये निकालना है तो इसको भी निकालना बहुत आसान है। ऐसे तो कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, हल्का सा C9 लगा कर देखते हैं, यहाँ पे C9 लगा के देखते हैं। C9 हम लगाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इसका सिंगल निकालेंगे, 9 मतलब 0, 6 अदू 8, 5 13 यानी कि 4 हो गया, कितना हो गया भैया, 4 हो गया, ठीक है। कहेंगे 4 गुना क्या होगा, 4% का मतलब 104/100 होगा, तो 104 का होल वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, और गुना 5 यानी कि 5 से 25 से 100 यानी कि 1, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका सिंगल डिजिट मान यानी कि डिजिट सम क्या आएगा, 1 आएगा। देखो तो 1 किसी का है, 9 मतलब 0, 8 2 10 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है 9 मतलब 0, 8 16 तो 18, 18 का मतलब 9 मतलब 0, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। 9 मतलब 0, 8 16, 16 यानी कि 7 3 10, 10 10 7 17, 17 मतलब 8, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, 8 4 12 यानी कि 3, 8 11 यानी कि 2, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। सिर्फ एक वाला ऑप्शन ए में है, तो ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बना सकते हो, है ना। ऐसे तो इसका अमाउंट निकालेगा तो आप कहोगे 90625 गुना हो जाएगा 104/100 गुना 104/100, 2 बार ना है, इतना हो जाएगा। इसको हल करोगे, जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा, है ना, जो उत्तर होगा आपका, मैंने इस ढंग से आप निकालोगे। लेकिन हमको लगा कि इसका C9 हम निकाल लेते हैं, सिंगल डिजिट पर, डिजिट सम पर निकालते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 मतलब 0, 6 2 8, 5 13 यानी कि ये 4 हो जाएगा दोस्त, 4 1 5 हो जाएगा दोस्त, ये भी 4 1 5 हो जाएगा दोस्त। अगर इसको और हल किया जाए तो हमारा आ जाएगा 5 25 से 100 यानी कि 1, 1 हमें सिर्फ 1 का दिखाई दे रहा था, अतः मैंने उत्तर निकाल लिया। चलो और भी तरीका है बनाने का, एग्जाम में जो दिमाग में आ जाए बस उसी से आगे बढ़ जाओ, है ना। ये मत कहना कि सर इसको ऐसे भी बना सकते थे, हाँ आप सोचो जरूर, क्योंकि एग्जाम हॉल में होता क्या है, आप एग्जाम क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं, है ना, बस क्वेश्चन देखते हैं, उस समय क्वेश्चन दिमाग में किस ढंग से क्लिक किया उस पर डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन। समझ रहे हैं बात को, कितनों तरीका आप जानिए, लेकिन वहां पे क्या क्लिक कर रहा है वही मेथड वहां पे काम आने वाला है। अतः सारा मेथड मेरे पास होनी चाहिए। कहता है रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में रंग सकता है। देखो भैया, यहाँ पे रॉबिन है और वरुण है, ये दोनों मिलकर एक हॉल को 6 दिन में रंग देता है, पेंट कर देता है। रॉबिन अकेले अगर करता है ना तो उस हॉल को 42 दिन में रंग देता है, 42 दिन में रंग देता है। तो आपसे पूछता है कि वरुण अकेले, है ना, कितना दिन में रंगेगा, तो भैया ये दोनों का पहले तो एलसीएम निकाल लो, यानी कि कुल काम निकाल लो, कितना हो जाएगा 42, 42 से इफिशिएंसी तो निकल जाएगा आप 7 का 42, है ना, ये आ जाएगा 1, इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा वरुण का शेप। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन के सामने आ गया कि टोटल काम है 42, अब वरुण एक दिन में करता है 6 काम, तो कितना लगाएगा 42 काम को करने में, तो 42/6 यानी कि 7 दिन लगाने वाला है, 7 दिन, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। सही होने वाला क्या है, सही हो गया। आगे देखो इस क्वेश्चन को, है ना, कहता है एक समूह में पुरुष महिला और बच्चे हैं, इनमें 20%
पुरुष, 50% महिला, अशेष बच्चे हैं। पुरुष, महिला और बच्चों की औसत वजन क्रमशः इतना 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 है, तो समूह का औसत वजन क्या है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे पुरुष है भैया 20%, महिला है भैया 50%, और उसके बाद शेष बच्चा यानी कि 30% बच्चा। 100 में से 70 गया 30, यानी कि टोटल कितना हो गया? 100। कटता है भैया तो पहले काट दो, शून्य 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 कट गया, है ना, शून्य 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 कट गया, तो आपका बच गया 2 प्लस का 5 प्लस का 3 बराबर कितना आ गया? 10। अब क्या करो, है ना, रेशियो निकल गया यहाँ पे संख्या का, तो यहाँ पर देखो वजन, पुरुष का वजन कितना है? 45, तो पुरुष में 45 से गुना कर दो। महिला का वजन कितना है? 50, तो महिला में 50 से गुना कर दो। बच्चा का वजन कितना है भैया? तो 50, तो इसमें बच्चा में 50 से गुना कर दो। कुल में पूछ रहा है तो गुना x कर दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी x बराबर होगा क्या भैया? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 90 हो गया, है ना, पच्चे या ऐसे भी तुम पहले 10 से काट भी सकता था सबको आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन रहने दो, है ना। 10 से काटोगे कहला, काटोगे तो आसान हो जाएगा। देखो 10 से काट दें क्या? देखो कैलकुलेशन को काट ही देते हैं, कैलकुलेशन आपको सीखना है ना। तो ये 10 से काटोगे तो क्या होगा? ए वाला में इस शून्य कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, और 90 है तो ये कितना बचेगा भैया? कट कुट के 9 बच जाएगा। अब थोड़ा सा आसान हो गया हमारा यहाँ पे जोड़ना। नहीं, ये हो गया 15, ये हो गया 25, 15 25 हो गया 40, 40 और 9 कितना हो गया? 49। आपका प्रश्न का उत्तर निकल गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हल्का सा दिमाग चलाओगे तो हल्का सा समय बच सकता है ना। ऐसे तो हल करना अब जानते ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये क्या कहता है? कहता है एक थैले में लाल हरा गुलाबी टोकन है, लाल और हरा का अनुपात है 7:20। यहाँ पे ध्यान देना, कहता है लाल और हरा का अनुपात है भैया 7:20, जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात है 15:12। ठीक है, गुलाबी और लाल का अनुपात है, लाल का अनुपात है 15:12। आपको बताना है कि हरा और गुलाबी का अनुपात भैया बता दो, हरा और गुलाबी का अनुपात भैया बता दो। जैसे मर्जी वैसे निकाल दो, सारा तरीका तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा कौन भैया? तो कहोगे लाल आपका कॉमन है, यानी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यानी 12 से इसमें गुना कर दो तो हरा निकल जाएगा, यानी 20 गुना का हो जाएगा 12। हमको निकालना है गुलाबी, यानी ई वाला से इसमें गुना कर दो तो कहोगे यहाँ पे 15 गुना का हो जाएगा 7। बस आपका उत्तर आ जाएगा 3 पचे 15 और 4 पचे 20, है ना। ये भी आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 16:7 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे मर्जी वैसे बना दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीका है बनाने का। आगे देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहता है? आलोक, गीता और सुरेश, चलो ऊपर कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पे कहता है आलोक, गीता और सुरेश क्रमशः इतना, ये आलोक है, ये गीता है भैया, आइए सुरेश है। कहता है 56,000 रुपया, कितना? 56,000 रुपया। गीता जो है 52,000 रुपया, और सुरेश जो है 69,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ 76,700 होता है, कुल लाभ का 31% दान दे देता है। ध्यान से समझना, और दान देने के बाद जो शेष बचता है ना, उसको निवेश के अनुपात में तीनों बांट लेता है। तो सुरेश का हिस्सा क्या है? कहने का मतलब इसका यह है कि 76,700 रुपया में से 31% दान दे दिया, शेष जो बचा क्या? लाभ। शेष लाभ जो बचा ना, शेष लाभ जो बचा, कितना बचा? तो कहोगे 76,700 रुपया टोटल उसको लाभ हुआ था, उसका 31% दान दे दिया, तब बचा कितना? 69%, यानी 69/100 बचा। ये 200 कट गया, है ना। ये जो बचा ना, इसी को तीनों तीनों कौन? आलोक, गीता और सुरेश बांट लेता है। तब बताओ कि इसमें सुरेश का हिस्सा क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए यहां पे ध्यान देना, निवेश के अनुपात में बांटता है, तो सबसे पहले ये निवेश का अनुपात निकालो। 3 शून्य से 3 शून्य तो भैया गायब हो जाएगा। हमको निकालना है सुरेश का हिस्सा, नहीं सुरेश का हिस्सा। तो सुरेश का हिस्सा वैल्यू कितना है टोटल, है ना, जो बांटा जाने वाला राशि है वो वैल्यू क्या है? तो कहोगे 767 गुना 767 गुना कितना है? 69। इतने रुपया को बांटना है तीनों में, किस अनुपात में? तो ये तीनों के अनुपात में, यानी ये तीनों का योग को नीचे लिखना होगा। कहोगे 6 2 8 9 17 के 7 बाकी 1, 7 5 12 5 17, यानी कि 177 हो गया। किसका हिस्सा निकालो? सुरेश का। तो सुरेश का हिस्सा कितना होगा भैया? कहोगे 69, तो गुना 69, ठीक है ना, अनुपात 69 है ना। अब जैसे चाहो अनुपात निकालना आप जानता होगा, इतना हमें पता है। अब यहाँ पे देखो आगे की कहानी क्या करना है, इसको काट कुट करना है। 7 से 14 1 15, यानी कि ये 3 बार में जा रहा है। 5 तिया 15, 9 तिया 27, 23 तिया 69, ये तो कट गया भैया, इससे कटेगा।
9 27, हाँ भैया लगता है 13 बार में लगता है कट रहा है, देखो तो 13 25 65, हाँ बिल्कुल कट रहा है। अब यहाँ पे इतना आ गया, अब इसको गुना करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, कहोगे 33 39 के 9 बाकी 33 39 के 9 बाकी 3 तो 26 और 3 29, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा 69, इसको गुना करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहां देखो इकाई अंक निकाल के देखो, है ना, 9 81, अंतिम क्या आएगा एक, एक किसके अंत में है, कहोगे ये दोनों तो कट गया, है ना, यानी कि ई वाला होगा या ई वाला होगा। अगर दहाई का अंक पता आ जाए तो पूरा गुना करने से हम बच सकते हैं। तो दहाई का अंक निकालने के लिए क्या करना कि बस दो संख्या अंतिम दो अंक को गुना कर लो, दहाई का अंक मजे में निकल जाएगा, है ना। तो 99 गुना 69 करने आता है ना, क्या करोगे 69 पर 2 को जीरो डालोगे और उसमें से 69 को घटा दोगे, है ना, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, नहीं यानी क्या आ जाएगा 3, इसके आगे की कहानी जो होना है जो होगा, यानी जो ये दोनों गुना करने के बाद संख्या आएगा उसका अंतिम दो अंक 31 होगा भैया। तो अंतिम दो 31 इसका है क्या, नहीं, तो ये भी कट गया, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने ये इसलिए बताया कि पूरा गुना करके भी उत्तर आप निकाल सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो अंक से भी आपका उत्तर आराम से मजे से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक परीक्षा में 5 छात्र द्वारा 5 विद्यार्थी द्वारा अंकों की सूची इस प्रकार है, तो अंकों का प्रास, प्रास यानी कि, है ना, महत्तम मान, महत्तम चर मान माइनस न्यूनतम चर मान, यही ना प्रास कहलाता है, रेंज कहलाता है ना। यानी जो दिया हुआ आंकड़ा उसमें सबसे बड़ा मान कौन है, कहोगे 80 है, और न्यूनतम मान कौन है, सबसे छोटा मान कौन है, कहोगे 45 है। इसी का अंतर तो रेंज होता है, परसेंट होता है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 35 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ए वाला कहता है एक शंकु के आधार का त्रिज्या, यहाँ पे गौर करना, एक शंकु है भैया ए वाला, है ना, ये शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है कितना, आधार की त्रिज्या यहाँ पे 31 है, यानी ए वाला मान दे रखा है कितना 31। आगे बोलता है ऊंचाई 45 है, ऊंचाई यानी कि ए वाला, ए कितना दे रखा है दोस्त 45। इसमें पानी तब तक भरा जाता है जब तक कि इसका 2/3 भाग न भर जाए। पात्र में भरे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कहीं ना कहीं इसका आयतन निकालना है एक तरह से। आयतन क्या होता है, तो कहोगे शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि सिर्फ 2/3 भाग भरा गया है, उसका आयतन पूछ रहा है, यानी ये पूरा हो गया ना, इसका 2/3 ही का निकालना है, तो 2/3 भी आपको करना होगा। अब यहाँ पे गौर करोगे, है ना, पाई के रूप में ही है तो कोई बात नहीं, 1/3 पाई आर कितना होगा दोस्त, कहोगे 31 है, कहेंगे 31 गुना 31 होगा, है ना, गुना एच, एच कितना है कह दोगे 45, और गुना हो जाएगा 2/3, यही इसका आयतन हो जाएगा। 2/3 भाग का आयतन हमसे पूछ रहा था, तो 2/3 से मैंने गुना कर दिया। अब इसको काट कूट करोगे तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 5 45 कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10, यानी 31 गुना 31 क्या होता है 961 होता है, नहीं तो 961 गुना 10, 961 गुना 10 यानी कि ये हो जाएगा, और पाई हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन में है 9610 पाई, 9610 पाई सी में है, सी आपका सही उत्तर होगा। चलो 23 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ये 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता ने 4 चॉकलेट 1 रुपये में बेची, 1 रुपये में बेची, यानी इसको कहने का मतलब ये हुआ कि 4 चॉकलेट का विक्रय मूल्य 1 रुपया हुआ, ये इसका कहने का मतलब है, जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। लाभ इसका हो गया भैया 100% का। तो आपको बताना है कि 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदा था, तो पहले आपको तो क्रय मूल्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। कैसे निकालोगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं। 100% का मतलब 100/100 यानी 1/1, इसका होल वैल्यू निकालोगे ना तो जुड़ जाएगा, तो 2/1 होगा। तो क्रय मूल्य जब निकाल रहे होते तो इसका उल्टा गुना करते हैं, यानी 1/2 से, है ना, 2/1 का उल्टा 1/2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 रुपया, इसका क्रय मूल्य आ गया। हमसे पूछता है कि 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा। अब आप ही बताओ यहाँ पे क्या निकाल लोगे, तो भैया ये 4 चॉकलेट खरीदा है आधा रुपया में, तो 1 रुपया में कितना खरीदा होगा, अगर 2 से इधर और 2 से इधर गुना करते हो तो क्या निकलेगा 1, तो 1 रुपया में खरीदा होगा कितना चॉकलेट भैया, तो कहोगे 4 दूनी 8 चॉकलेट, कितना चॉकलेट 8 चॉकलेट। आपका प्रश्न का उत्तर होगा सी। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। 24 के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 25 को। ठीक है भैया,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। और एक क्वेश्चन कहता है कि अरविंद का वर्तमान आयु 40 है। भैया ये अरविंद हो गया, अरविंद हो गया, और ये आपका आशा हो गई, है ना। अरविंद का वर्तमान आयु है 40 वर्ष और आशा का वर्तमान आयु है 25 वर्ष। ठीक है दोस्त। अब कहता है कि अरविंद आशा की आयु का 4 गुना कितने वर्ष में पहले था, या कितने वर्ष पहले वो 4 गुना था। कौन? अरविंद आशा का कितने वर्ष पहले ये 4 गुना था। तो कितने वर्ष पहले निकालना हो या कितने वर्ष बाद निकालना हो, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करो, 30 गुना का अंतर निकालो। ठीक है भैया। तो 100 में से 40 गया, 100 में से 40 गया, 60 बचा। अब बटा में ये दोनों का अंतर डाल दो, कितना हो गया भैया 3। तो क्या आएगा 20 वर्ष पहले, बस 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले ये 4 गुना रहा होगा। ये आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये भी आपको बहुत हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, टॉनिक के माध्यम से बताए हैं आपको। आगे देखो यहाँ पे वाला क्वेश्चन को, इसका हल क्या करोगे, तो दिए गए 5 व्यक्तियों की आयु वर्षों में इस प्रकार से है, तो उसका औसत आयु ज्ञात करें। लो भैया औसत निकालना है। औसत तो बहुत आसान से निकालते हो, है ना। सबका उम्र को जोड़ दो, 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45, है ना, है ना। ये नहीं है, ये ध्यान देना, 45 है। 1 2 3 4 5, अब 5 से क्या करोगे, भागा दे दोगे। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, सबको जोड़ोगे और 5 से भागा दोगे, या ऐसे भी कर सकते हो, 5 से काट दो, 5 20, 6 25 30, 7 25 35, 8 25 40, 9 25 45, इसको जोड़ दो, है ना। तो कहोगे 8 7 15, 15 और 9 24 और 10 34, आपका उत्तर हो जाएगा ए, है ना। ऐसे निकाल दोगे। अब यहाँ पे देखो अगला यानी कि 27 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हाँ भैया 2 उम्मीदवार था लड़ने वाला, इसमें से एक उम्मीदवार जो 48% वोट प्राप्त किया वह दूसरे उम्मीदवार से इतना वोट से हार गया। देखो अगर 100 वोट का मतदान हुआ होगा तो इसको में से एक जो है 48 लाया, तो दूसरा कितना लाया होगा दोस्त, 52 लाया होगा। एक बात तो समझते हो ना, ये हारने वाला उम्मीदवार लाया होगा और ये जीतने वाला उम्मीदवार लाया होगा। अगर इसको बोलोगे तो कहोगे 4 मत से हार गया। कितना मत से हार गया, 4 मत से हार गया। लेकिन यहाँ पे कहता है 756 मत से हार गया, तो हम कहेंगे अनुपातिक 4 का वैल्यू हो गया 756, है ना, 756। तो डाले गए कुल मतों की, वोटों की संख्या यानी 100 का मान आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका 25 गुना, तो इसका 25 गुना आपका उत्तर होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 756 बटा 4 गुना का क्या हो जाएगा 100, है ना। इसको काटो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो 19 18 72 और 9 4 36, यानी आ जाएगा 889 पर 00, आपका प्रश्न का उत्तर यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 को ये क्या कहता है, कहता है एक वृत्त में एक जीवा, एक वृत्त में, वृत्त बना ले पहले क्या, चलो भैया ये वृत्त बना लिए, वृत्त में एक जीवा की बात किया है। लो एक जीवा हो गया, एक जीवा की लंबाई 12 है। ये जीवा की लंबाई कितना है दोस्त, 12 है। और केंद्र से जीवा तक की लंबा दूरी 5 है, यानी ये केंद्र है तो यहां तक की दूरी कितना है, 5 है। आपको पता है ना लंबा दूरी यानी कि लंब डाला गया होगा, तो आपको पता होने चाहिए, पता नहीं है तो, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर ये 12 है तो ये 6 होगा, ये भी कितना होगा, 6 होगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, लो भैया ये वृत्त की त्रिज्या यानी इसकी मान आपसे पूछा जा रहा है। अब तो बहुत मजे में निकाल लोगे, ये 5 है भैया, ये 6 है। आपको फिर से इसको बना लूं, है ना, थोड़ा सा फिगर में गिजबी टाइप का लग रहा है, हमको मन नहीं भर रहा है भाई, है ना। तो चलो एक मैंने सर्कल बना लिया, यहाँ पे मैंने जीवा ले लिया, या केंद्र हो गया, केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, है ना। ये 12 था तो कितना कितना हो गया, 6 हो गया। और लंबत लंबाई जो कितना है, 5 है। और हमसे ये त्रिज्या का मान पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो कहता है कि त्रिज्या बताओ, तो आर का मान क्या होगा, तो कहोगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसको अब हल करोगे दोस्त तो आ जाएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1 61 आ जाएगा। 61 का मतलब है ना 88 64, 8 से कहीं ना कहीं कम होगा, और 88 64 8 से कम होगा और 7 से ज्यादा होगा, यानी 7 से ज्यादा 8 से कम वाला मान आपका कहीं ना कहीं होगा ए वाला मान। 8 7 के बीच में कौन मान है, कहो कि 8 से तो ये बड़ा है, 8 से बड़ा है,
ये 7 से कम है, 8 7 के बीच में ए है, ये आपका सही उत्तर होगा। क्योंकि 7 और 8 के बीच में ही एक्स का वर्गमूल होगा। आपको पता है 8 का वर्ग करते 64 ज्यादा हो जाता है, तो 7 8 के बीच में ही होना चाहिए। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये वाला है 29 नंबर का क्वेश्चन। एक ठोस धातु की गोले जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 125 समान गोलों में ढाल दिया जाता है, तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। लो भैया बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे बात करें गोला का, मूल गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 125 गुने, है ना, इससे जो छोटे छोटे गोले बनाया गया है उसका आयतन, छोटे गोले का आयतन होगा या नहीं होगा ये बताओ। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई पिंड को, चाहे गोला हो, शंकु हो, बेलन हो, उसको पिघलाकर जब दूसरा वस्तु में बदला जाता है तो वैसे इन दोनों का आयतन बराबर होता है। तो ये बड़ा गोला को 125 छोटे गोले में बदला गया है, तो ये दोनों का आयतन समान होना चाहिए। अब अगर गोला का आयतन की फॉर्मूला की बात करें तो सबको पता है क्या होता है, कहोगे 4/3 पाई आर क्यू होता है। चलो तो निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यू, आर इसका दे रखा है कितना 10, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बराबर 125 गुने छोटे गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका हम आर मान लिए, है ना। पहले आर तो निकालना होगा ना, तब तो यहाँ पे एरिया निकालोगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट गया, है ना। यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं, 1000 है तो 8 बार में ये भी आपका कट जाएगा, यानी आर क्यू का मान 8, यानी आर का मान कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, है ना। आर क्या हुआ छोटे गोले का, है ना। ये बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या 10 है, ये छोटा गोला है, बड़ा बना देते हैं इसको, है ना, छोटा है लिखने में नहीं बन रहा है। चलो ये बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 10 दिया हुआ है, ये छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या कितना निकाल लिया तुमने 2 निकाल लिया। अब यहाँ पे कहता है कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लो भैया अब निकालो मूल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर, आर तो इसका दिया हुआ है 10 स्क्वायर, और क्या पूछता है 6 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। 6 गो छोटा गोला का, यानी 6 गुना छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना आ गया, तो इसका आर आपने 2 निकाल लिया है, 2 का स्क्वायर, यही आपका रेशियो हो गया, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 पाई से भैया 4 पाई तो आपको चल बसा दुनिया से, है ना। ये आपका आ गया 100, ये आ गया 6 गुना 4, काटो 25 चौके 100, यानी आ गया 25:6 आपका प्रश्न का उत्तर, जो बी पे है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। चलो लेंदी थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, है ना, अपने ढंग से उसको सुलझा लेना। कहता है किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण भैया बता दो। तो सबको पता है द्विघात समीकरण, है ना, जब मूलों का योग और गुणनफल दे दे तो द्विघात समीकरण क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू क्या होता है एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यही द्विघात समीकरण होता है। चलो तो यहां से निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दे रखा है, तो कहोगे 4 माइनस 3√2 इंटू क्या होगा दोस्त एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -28, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, कहोगे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो तो ऑप्शन में है, कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट, ये वाला होगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3√2 एक्स माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बराबर 0 होना चाहिए, द्विघात समीकरण कहा है तो बराबर 0 तो होना चाहिए दोस्त। ठीक है, ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। तो ये सेशन का बस इतना ही क्वेश्चन था, हमने बताया। कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिना कमेंट्स के आगे गाड़ी बढ़ने वाला नहीं है। हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय।